हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 6 एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 3। जी हाँ, अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं, और अगर अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाओ पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आओ, ताकि आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। और ये वाला पार्ट लास्ट पार्ट होने वाला है अपना इस चैप्टर का। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट 3 और इस चैप्टर को करते हैं खत्म। तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? आज हमें इस चैप्टर में अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया से स्टार्ट करना है। चलो आ जाओ। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो अपन ने जो ये 1 और 2 पार्ट पढ़े उससे अब ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग काम करना चाहते हैं और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, यानी उन्हें अभी जो सैलरी दे देंगे उसमें वो काम करने के लिए क्या है, रेडी है। और अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यानी कि उन लोगों को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता जो मतलब काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो उन्हें सैलरी मिल रही है उस सैलरी पे वो लोग क्या नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। जैसे बहुत सा यूथ है ना, उन्हें क्या नहीं मिल रही है, उन्हें उस हिसाब से जॉब तो मिल रही है लेकिन उस हिसाब से क्या नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही, तो वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं बोला जाता है। एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जहां पे सामने वाला इंसान काम करना चाहता है, विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, ठीक है, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट नॉट गेटिंग द वर्क, उसे क्या बोला जाता है, उसे अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। तो आ जाओ भाई, आज यहीं से स्टार्ट करना है अपने को। मीनिंग तो अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन पीपल आर विलिंग, यानी कि लोग इच्छा कर रहे हैं भैया उन्हें काम करना है, एबल टू वर्क, हाथ पैर सलामत है, बढ़िया है, काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या नहीं मिल रहा है, और करंट वेज रेट पे काम करना चाहते हैं। करंट वेज रेट यानी अभी जो उस काम की जो लिए पैसे मिल रहे हैं ना, उस पे तक वो रेडी है कि भैया उन्हें क्या मिल जाए, काम मिल जाए, लेकिन बट नॉट फाइंडिंग द वर्क, लेकिन उनको क्या नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, उसे बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नोट, दोज आर नॉट विलिंग टू वर्क, अभी हाल समझाया, जिनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, अभी जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पे उन्हें यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंसिडर नहीं किया जाता। सो दोज नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट आर नॉट काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, उन्हें अनएम्प्लॉयड काउंट नहीं किया जाता। समझ में आया? जैसे बहुत सारा यूथ है ना जो गवर्नमेंट एग्जाम और उसकी तैयारी में जो लगा हुआ है, एक्चुअल में उन्हें कैसे देखा जाएगा, उन्हें ऐसा देखा जाएगा कि भाई ये लोग है ना, अभी जो एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रही है, जो भी इनके पास डिग्री है या जो भी इनके पास अभी स्किल है, तो उस पे ये लोग क्या नहीं करना चाह रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे, इसलिए इन्हें अनएम्प्लॉयड काउंट नहीं किया जाएगा। तो अनएम्प्लॉयड उन्हें ही काउंट किया जाता है, दोज हु आर विलिंग, ठीक है, दोज हु आर एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, अभी जो वेज रेट चल रहा है, अभी जो मेहनत आना चल रहा है उस काम के लिए, उस पे अगर वो काम करना चाहते हैं और फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो वो अनएम्प्लॉयड। ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडिया में जो टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसमें सबसे पहली टाइप जो है वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भाई डिसगाइज चलता है अपने यहाँ पे, मतलब कि अपने यहाँ पे होता क्या है, ज्यादातर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है कहां पर, गांव में, गांव में देखने को मिलेगा आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो होता क्या है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जहां पर जरूरत से ज्यादा लोगों को क्या कर लिया जाता है, हायर कर लिया जाता है, उनके होने ना होने से क्या नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहने वाली है, ना प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है ना प्रोडक्टिविटी घटने वाली है। मतलब वो हो चाहे ना, होते हैं ना कुछ लोग जिंदगी में जिनका अस्तित्व होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे ही ये होती है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? ये जैसे मान लो किसी काम के लिए मुश्किल से 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन वहीं पे एग्रीकल्चर में अपने यहाँ पे 10 लोगों को रख लिया, 12 लोगों को रख लिया। समझ में आया बात की नहीं आई? तो वो जो बाकी के जो लोग है ना, उनके होने से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी नहीं, पैदावार तो बढ़ने वाली है नहीं है, तो वो क्या होते हैं, वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड होते हैं। वो लगता है वो एम्प्लॉयड है लेकिन वो एम्प्लॉयड होते नहीं है। देखो, व्हेन मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअल नीडेड फॉर जॉब, यानी कि आपने भाई जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग आपने क्या कर रखे हैं, रख रखे हैं, ठीक है, काम करने के लिए। इफ एक्स्ट्रा वर्कर्स आर रिमूव्ड आउटपुट डज नॉट फॉल, मतलब अगर उन एक्स्ट्रा वर्कर्स को अपन भगा भी दें, हटा भी दें, वो 5 को ही रखें, बाकी जो 5 या 12 अपन ने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं उन्हें हटा भी दे, तो उसको हटाने की वजह से आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ता, तो वो कौन सी, हाँ वो होती है भाई डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एग्जांपल भी है, 2 people आर इनफ फॉर 1 एक्टर फॉर वार्म बट 5 आर वर्किंग, 3 आर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो 3 क्या है, 3 भाई डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है, उनके होने ना होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या है, कॉमन इन इंडियन एग्रीकल्चर, ज्यादातर कहा दिखता है, इंडियन एग्रीकल्चर में दिखता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो इसके कॉजेस क्या होते हैं, पहला तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, कैसा सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इसका कॉज होता है। ठीक है, ऑल फैमिली मेंबर्स कीप वर्किंग ऑन फैमिली लैंड इवन इफ
एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर रूरल एरियाज में अभी भी ज्वाइंट फैमिली वाला सिस्टम चलता है, तो अभी भी सब लोग चाचा ताऊ सब मिलके एक ही जमीन पे सारे परिवार के जन क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। एक रीजन ये होता है। दूसरा स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स कैसी होती हैं? स्मॉल होती हैं, कम होती हैं, तो लैंड पर पर्सन कीप श्रिंकिंग, मोर चांसेस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो भाई, गांव का एक सिंपल सा हिसाब है भाई। अब पहले के तो क्या थे, चलो हो रहे हैं बच्चे तो होने दो, तो अब आया है हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक नहीं, पहले तो हम दो हमारे 10 वाला सिस्टम चलता था। अब उसके वजह से होता क्या था कि भाई दादा ने जमीन जोड़ी है, अब हो गए 5 या 6 लड़के, अब वो बटेगी किस में? सब में बटेगी। अब मैं तो कह रहा हूं अगर 300 बीघा जमीन भी है और अगर 6 लड़के हो गए, 6 में बांट दो, कितनी कितनी बची? 50-50 बीघा ही बची। अब ये 50-50 बीघा हो गई स्मॉल लैंड होल्डिंग हो गई। अब इनके भी क्या होगा? परिवार होगा, इनके भी बच्चे होंगे, तो वो सबके सब उसी 50 बीघा पे क्या करेंगे? काम करेंगे। मतलब कि लेबर ज्यादा हो जाती है इनके पास में, और लैंड होल्डिंग्स क्या होती चली जाती है? श्रिंक होती चली जाती है। एक रीजन ये होता है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में क्या देखने को मिलता है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। थर्ड क्या है भाई? लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब्स। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के अलावा और दूसरा क्या अवेलेबल नहीं है? काम ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करें? जब कुछ काम ही नहीं है तो फिर बस सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं? सारे के सारे अपने खेतों में काम करने के लिए आ जाते हैं। तो बस जरूरत कम की होती है, लेकिन काम कैसे कर रहे होते हैं? ज्यादा लोग कर रहे होते हैं उसी फार्म पे। लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब्स, पीपल स्टे इन फार्मिंग इवन व्हेन जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के आउटसाइड रूरल एरियाज में क्या अवेलेबल नहीं है? जॉब्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो लोग अपने ही फार्म पे क्या करते रहते हैं? काम करते रहते हैं, भले ही उनके काम करने से प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक होती है भाई गुना बोल रहा हूँ। इंडिया में एक और तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसे क्या बोला जाता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कैसी बोला जाता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है? सीजन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रहती है और फिर उसके बाद में वापस से एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। मतलब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे लोगों को क्या करा जाता है? हायर किया जाता है। जैसे अभी दिवाली है, ठीक है, अब दिवाली आने वाली है तो बहुत सारी शॉप्स और उस पे क्या कर लिया जाएगा? लड़कों को हायर कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद में वापस उन्हें क्या कर दिया जाएगा? फायर कर दिया जाएगा। आ जाओ। सो इट हैपन्स बिकॉज एग्रीकल्चर इज ए सीजनल एक्टिविटी। हाँ चलो, इसमें ये भी है और प्लस एग्रीकल्चर वाला भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि भाई एग्रीकल्चर से पहले बात कर लेते हैं कि भाई हैपन बिकॉज एग्रीकल्चर इज ए सीजनल एक्टिविटी। हाँ भाई, एग्रीकल्चर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है? एक सीजनल एक्टिविटी है। ठीक है, सोइंग के टाइम पे रोजगार मिल जाएगा और हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। उसके अलावा जो बीच में जो टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पे जो लेबर रहती है, कैजुअल लेबर रहती है, वो कैसी रहती है? अनएम्प्लॉयड रहती है। ठीक है, सो वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग बट रिमेन जॉबलेस ऑफ द सीजन। तो जब ऑफ सीजन रहता है उस टाइम पे ये वर्कर्स कैसे हो जाते हैं? ये सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन, ए फार्मर ग्रोइंग वन क्रॉप ए ईयर स्टेज अनएम्प्लॉयड 5 to 7 months। देखो, हाँ भाई देखो, जो जिनकी फार्मिंग मानसून के ऊपर डिपेंड करती है वो तो साल भर में सिर्फ एक ही फसल कर पाते हैं। जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं वो भी फिर भी कम से कम साल में 2 फसल तो कर ही लेते हैं। तो साल में 2 फसल हो गई, यानी देखा जाए तो फार्मर मुश्किल से 6 से 7 महीने एम्प्लॉयड रहता है। बाकी जितना भी टाइम पीरियड रहता है ना, 4 से 5 महीने के आसपास फार्मर्स कैसे रहते हैं? अनएम्प्लॉयड रहते हैं। मतलब ये क्या हो गया? ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अदर सीजनल जॉब जैसे शुगर केन क्रशिंग, ठीक है, ये क्या बोलते हैं? ईंटें बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, एक्सेट्रा, वर्कर्स रिमेन एम्प्लॉयड ओनली फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो बस कुछ ही पार्ट ऑफ द ईयर के लिए ये लोग क्या रहते हैं? एम्प्लॉयड रहते हैं और फिर उसके बाद में वापस से ये लोग क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो सेकंड। अब क्या देखना है अपने को? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। के भाई इंडिया में जो ये कॉजेज है, मतलब क्या कारण है जिसके वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है? जिसका सबसे पहला रीजन तो क्या है? सो इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई अपने यहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो कैसी है? वो स्लो है। मतलब जिस हिसाब से अपने यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट हो रहा है, या जिस हिसाब से अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से अपनी क्या नहीं हो रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, अपनी आर्थिक विकास उतनी रफ्तार से नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लो कंपेयर टू द लेबर फोर्स ग्रोथ। यानी अपने यहाँ की लेबर ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, ज्यादा तेजी से बच्चे बड़े हो रहे हैं, ज्यादा तेजी से लेबर ग्रो हो रही है, लेकिन अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतनी तेजी से नहीं हो रही, जिसके वजह से ये जो इतनी सारी जो लेबर है ना, अपनी इकोनॉमी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उन्हें काम पे नहीं लगा पा रही है। ठीक है, जॉब्स क्रिएटेड कम है, लेबर फोर्स इंक्रीज कैसी है? ज्यादा है। समझ में आया? मतलब लेबर फोर्स पैदा ज्यादा हो रही है और जो जॉब जो क्रिएट हो रही है वो कैसी हो रही है? कम हो रही है। समझ में आया? देखो, अपने यहाँ पे जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो है जॉबलेस ग्रोथ।
क्योंकि जितनी भी जीडीपी बढ़ रही है वो बढ़ रही है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी मशीनों से बना बना के गुड्स एंड सर्विसेज अपनी थाली में परोसे जा रहे हैं, जिसका नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? अपनी यूथ को। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या नहीं मिल रहा है? उन्हें लेबर नहीं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है ना। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, यही रीजन है जिसके वजह से क्या बढ़ता जा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। कहां पे? इंडिया में। चलो सेकंड क्या है भाई? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। वही तो अपन बात कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, आ जाओ। पॉपुलेशन राइज वेरी फास्ट। ठीक है, मोर पीपल कंपीटिंग फॉर लिमिटेड जॉब्स। अपने यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आप देखोगे हैंडफुल ऑफ जॉब्स निकल के आती है, लेकिन लोग अप्लाई कैसे करते हैं? लाखों में लोग जाके अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। समझ में आ गया? जिसके वजह से क्या है? अपने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। डिस्पाइट इकोनॉमिक प्लानिंग अनएम्प्लॉयमेंट कीप्स इंक्रीजिंग। भले ही अपन क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता जा रहा है? उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा अपने देश में और आगे भी बढ़ता जाएगा। उसके पीछे का रीजन ये है, जब तक अपनी गवर्नमेंट काय पे फोकस नहीं करेगी? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करेगी, यानी कि उन इंडस्ट्रीज, जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो मोबाइल बनाने वाली हो, उनको जब तक अपनी सरकार फोर्स नहीं करेगी कि भाई कैपिटल इंटेंसिव नहीं, आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करिए, मतलब लेबर से काम कराइए, तब तक अपने देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, चलो थर्ड क्या है भाई? एग्रीकल्चर ए सीजनल ऑक्यूपेशन। एक तो एग्रीकल्चर है जिसकी वजह से अपने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। क्यों? एग्रीकल्चर इज ए बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऐसे ही नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि 44% ऑफ अवर पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर। अब वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, तो जब तक उनके पास एग्रीकल्चर में काम रहता है वो एम्प्लॉयड रहते हैं, और जैसे ही एग्रीकल्चर का काम खत्म वो हो जाते हैं अनएम्प्लॉयड। फार्मिंग इज स्टिल अंडर डेवलप्ड एंड प्रोवाइड्स वर्क ओनली ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन। ठीक है, अपने यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि भाई अपने यहाँ का अभी भी जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर अभी भी ट्रेडिशनल विजडम नॉलेज से किया जा रहा है। अभी भी अपने यहाँ का एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं मिला है, जिसके वजह से क्या हो गया है? अभी भी एग्रीकल्चर कैसा है अपने यहाँ पे? वही सीजनल जॉब्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ज्यादातर फार्मर्स एक या दो फसल ही कर पाते हैं, बहुत ही कम फार्मर्स होते हैं जो साल भर की तीन तीन फसल कर पाते होंगे। ठीक है, तो फार्मर्स रिमेन जॉबलेस फॉर 3 to 4 months ए ईयर। तो एग्रीकल्चर में कम से कम 3 से 4 महीने, बल्कि 5 महीने अपने फार्मर्स क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता करने को। ठीक है, नियरली 15% ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स आर डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड। 15% जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं वो क्या है? वो डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है, मतलब उनका होने ना होने से प्रोडक्टिविटी पे कोई भी असर नहीं पड़ता। मतलब वो काम करें चाहे ना करें, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी वो ही रहेगी। मतलब देख रहे हो आप अपना जो ह्यूमन कैपिटल है वो कैसा वेस्ट हो रहा है। चलो आ जाओ फोर्थ, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। मेन रीजन तो यही है कि भाई अपना फार्मर साल में एक ही फसल कर पाता है, या ज्यादा से ज्यादा दो तीन फसल क्यों नहीं कर पाता? उसके पीछे का रीजन ये है, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और कम से कम अभी भी 50% के आसपास फार्मर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मानसून के ऊपर। मानसून से ही वो लोग क्या कर पाते हैं? खेती कर पाते हैं। आ जाओ, ओनली 44% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज इरिगेशन। ये लो 44%, 50% भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन क्या नहीं है? अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मोस्ट फार्मर्स डिपेंड्स ऑन मोनोक्रॉपिंग, वन क्रॉप ए ईयर। ज्यादातर फार्मर्स क्या कर पाते हैं? मोनोक्रॉपिंग ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मानसून आता है तो उसी से वो क्या कर पाते हैं? फसल कर पाते हैं। लिमिटेड क्रॉप्स लिमिटेड जॉब। जब क्रॉप्स ही लिमिटेड होंगे तो जॉब्स भी कैसी क्रिएट होंगी? लिमिटेड ही क्रिएट होंगी। मतलब कि अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना भी अपना कल्टीवेटेड एरिया है, जितने जितने पे भी खेती होती है, अगर उस पर क्या प्रोवाइड करा दिया जाए? परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए अपने फार्मर्स के लिए, तो वो ऑलमोस्ट साल में 3 फसल कर पाएंगे, जिससे कि और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। एटलीस्ट फॉर द कैजुअल लेबर जॉब क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि फिर वो ज्यादा फसल करेंगे तो ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ। फिफ्थ क्या है भाई? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, जो कि अपन ने अभी हाल देखा। प्रमोट्स डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्या प्रमोट करता है? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम प्रमोट करता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि सभी फैमिली के लोग एक ही एग्रीकल्चर लैंड में क्या करते रहते हैं? बिजनेस करते रहते हैं, जिसके वजह से चाहे वो कितने ही लोग वहां काम कर ले, प्रोडक्टिविटी तो बढ़नी नहीं है। आई बात समझ में? भले ही वो लग रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड ही है, वो किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं है, बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस भी है जहां पर ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में देखने को मिलती है। मतलब कि एक ही दुकान है, उस एक दुकान में सब बैठे हैं, चाचा ताऊ बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक्चुअल में मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं है,
ये कुछ फैमिली बिजनेसेस भी है, उसमें भी ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। लगता है कि सामने वाले रोजगार है उनके पास, लेकिन एक्चुअल में वो एम्प्लॉयड होते नहीं है, ठीक है। तो ये भी प्रमोट करता है भाई डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को। मैनी फैमिली मेंबर सर्वाइव वन ज्वाइंट इनकम विदाउट रियल वर्क। देखो बोला ना मैंने, बहुत सारी फैमिलीज है, बहुत सारे ज्वाइंट बिजनेसेस हैं जहां पे सिर्फ वो एक ही काम से पूरी फैमिली क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है, चाचा ताऊ सबके बच्चे सब उसी में, ठीक है। कॉमन इन रूरल एरिया, हाँ ज्यादातर तो ये काम मिलता है आपको, कॉमन ये आपको रूरल इंडिया में मिलता है, जहां पर एक ही परिवार होता है, उनकी एक ही पूरी जमीनें होती हैं और उसी जमीनों पे सब मिलके क्या कर रहे होते हैं, खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको कुछ बिजनेसेस का बताया है। चलो 6 क्या है, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एक और जो अपने यहाँ पे मेन जो रीजन है ना कि भाई अपने यहाँ क्या हो गया, ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके पीछे का रीजन है जो ये ब्रिटिशर्स आए थे और इन्होंने आके अपनी जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को क्या कर गए, खत्म कर गए ना वो। क्योंकि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम काहे से होता था, हाथों से। अब जब हाथों से काम होगा तो कौन लगेगा, लेबर लगेगा, लेबर काम करेगा। ये आ जाओ, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी अपनी वो डिक्लाइन हो गई, किसके टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही। आफ्टर इंडिपेंडेंस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ग्रू, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो गई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ग्रू तो कर गई, लेकिन ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी ना, इन्होंने क्या प्रोवाइड नहीं करी, इन्होंने इनफ जॉब्स प्रोवाइड नहीं करी। क्यों, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में काम कैसे होगा, यस मशीनों से होगा, और एक मशीन कम से कम 10 लोगों का काम क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने जॉब्स क्रिएट करने की जगह उल्टा इन्होंने जॉब्स क्या कर दिए, कम कर दिए। समझ में आया। चलो रिजल्ट, फॉल इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लो भाई, तो इससे क्या हुआ, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद अब गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। चलो भाई, गवर्नमेंट ने भी क्या करा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काम करा है। तो कुछ जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं बाय द गवर्नमेंट, अपन उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला है भाई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है। इसमें क्या है, इंसेंटिव्स एम्प्लॉयर्स फॉर क्रिएटिंग न्यू जॉब्स एंड रिस्टोरिंग जॉब्स लॉस्ट ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। तो भाई सरकार ने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च करी हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए सरकार ने, जिसमें क्या है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, ठीक है। इसमें उन एम्प्लॉयर्स को क्या करा जाता है, इंसेंटिव मतलब उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है जो क्या क्रिएट करते हैं, न्यू जॉब्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनके लिए। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है, जो कि 2016 में स्टार्ट करी गई थी। इनकरेज एम्प्लॉयर्स टू हायर मोर वर्कर्स। ये जो योजना है ये इनकरेज करती है किसको, एम्प्लॉयर्स को, कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा लेबर को क्या करें, हायर करें। गवर्नमेंट इसमें 12% ईपीएफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन देती है पहले 3 साल के लिए, ठीक है। बेनिफिटेड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स टिल 2022। मतलब अब इसमें वो वाला फायदा नहीं मिलता। पहले क्या था इसमें, पहले ये था कि भाई एम्प्लॉयर जितने भी लेबर को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे तो उनके 3 साल तक के लिए जो ईपीएफ है, मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कौन देगी, सरकार देगी, एम्प्लॉयर को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए योजना चलाई थी। थर्ड है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, ठीक है, 2020 में आई थी ये वाली योजना, यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसमें क्या था, 125 डेज कैंपेन लॉन्च फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एंड रूरल पुअर इफेक्टेड बाय द कोविड-19, ठीक है। ये भी कोविड-19 के बाद इसकी पहल चालू करी थी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था, बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली थी इंडिया में। तो इसमें 125 दिन का कैंपेन लॉन्च किया गया था, इनके लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ठीक है, जो कि किससे इफेक्ट हुए थे, कोविड-19 से इफेक्ट हुए थे, ताकि उनको क्या दिलाया जा सके, जॉब्स दिलाया जा सके, उनको काम दिलाया जा सके। प्रोवाइडेड इमीडिएट जॉब्स एंड लाइवलीहुड सपोर्ट, उनको इमीडिएटली क्या प्रोवाइड करी गई थी, जॉब्स प्रोवाइड करी थी थ्रू मल्टीपल रूरल प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे रूरल प्रोजेक्ट स्टार्ट करे गए थे ताकि उन लोगों को क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए, क्योंकि वो लोग पर डे इनकम पे क्या रहते हैं बेटा, जिंदा रहते हैं, इस वजह से, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट कौन सी योजना है भाई, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। एम्स टू रिड्यूस द अर्बन पॉवर्टी। इसका मेन एम क्या है कि भाई जो गांव के लोग हैं उन्हें क्या, जो अर्बन एरियाज में जो लेबर है उसको क्या प्रोवाइड करना, उसको रोजगार प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि जो अर्बन एरियाज में जो पॉवर्टी है उसे क्या करा जा सके, कम किया जा सके। और प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अर्बन पुअर, यानी अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि जिनके पास स्किल्स हैं उन्हें क्या दिलवाना, उन्हें रोजगार दिलवाना, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड करना, ठीक है। ये इस वाली योजना का काम है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट फिफ्थ वाली योजना क्या है? फिफ्थ है भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में क्या है कि भाई 10 लाख तक का क्या प्रोवाइड करा जाता है? लोन प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड्स लोन अप टू 10 लाख टू स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज नॉन फार्म नॉन कॉर्पोरेट। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10-12। ठीक है, और सरकार क्या प्रोवाइड करती है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, लोन गिवन बाय यहाँ पे ये बैंक्स देती है, आरआरबी हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, एमएफआईओज हो गए या एनबीएफसीज हो गए, ये सब क्या देती हैं? ये मुद्रा योजना के तहत लोन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, 10-12 होना चाहिए बस। और क्या मिल जाता है? एक प्रोजेक्ट आप सरकार मतलब एक तरह से इन बैंकों में आप क्या करते हो? ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, एमएसएमई के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, और अप्लाई करके अगर वो उसमें आता है, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है? 10 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता है। यहाँ पे किसी तरह की कोई भी कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये सरकार ने ये योजना चलाई थी ताकि है ना क्या हो सके? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या मिले? प्रमोशन मिले। सो इनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये वाली योजना चलाई थी ताकि स्वरोजगार बढ़े, लोग वाग स्व मतलब खुद से उनको क्या मिल जाए? रोजगार मिल जाए। इसके लिए उन्होंने ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई थी, जिसमें जितने भी यूथ हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। कितने लाख तक का? 10 लाख तक का। ठीक है, और ज्यादा भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी और कुछ कंडीशंस होती हैं। चलो सिक्स्थ वाला क्या दे रखा है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना से ही समझ में आ रहा होगा स्किल। ठीक है, फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम बाय MSDENNSDC। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें ये कोशिश करी गई थी कि जो भी अपने यहाँ का यूथ है, देखो उनके पास काम क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है, रीजन क्या है भाई? स्किल्स नहीं है। क्या नहीं है? स्किल्स। तो प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर द यूथ। ठीक है, तो मतलब इस योजना के तहत अगर आपने भी देखा हो, मध्य प्रदेश में भी है स्किल्स, ये स्किल केंद्र हैं, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र टाइप्स। ठीक है, तो इनको क्यों सेटअप किया गया था? उसके पीछे का रीजन था ताकि अपना जो ये यूथ है ना, जिनके पास स्किल्स नहीं है, इन्हें क्या सिखाया जाए? स्किल्स सिखाई जाए, और फिर इस स्किल्स के बेसिस पे ये लोग क्या करें? अपना खुद का काम करें। ठीक है, तो इस योजना के तहत क्या सिखाई जाती थी? प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता था किसको? यूथ को। हेल्प देम सिक्योर बेटर जॉब्स एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो इससे स्किल्स आने के बाद क्या होता है? उससे उन्हें क्या मिल जाती है? जॉब्स मिल जाती है, और थोड़ी उनकी लाइवलीहुड भी क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। आया समझ में? क्लियर? ठीक है, और भी जो योजना के बारे में दे रखा हो तो उनको आप पढ़ लेना, है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, है ना। योजना का थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो बस आपकी बुक में देखना, एंड में दे रखा होगा जो अभी एक्चुअल में चल रही हैं उन्हीं योजना के बारे में पढ़ना। बाकी ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो अभी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, जो अभी चल रही हैं, उन योजना के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, बाकी तो पूरा चैप्टर मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ठीक है, चलो तो अच्छे से समझ में आया हो तो बढ़िया लाइक कर दो, है ना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।